बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। यानी बोन्स जो है अगर वो टूट जाती हैं तो उन्हें रिपेयर कैसे किया जा सकता है। अगर हम बात करें हमारे स्केलेटन की तो बोन्स बेसिकली हार्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि वैसे तो नहीं टूटती, किसी रीजन की वजह से ही बोन्स की ब्रेकेज जो है वो देखी जाती है। अगर हम बात करें यूथ की, यंग एज की, तो यंग एज में मोस्टली बोन्स का फ्रैक्चर होना किसी एक्सीडेंट की वजह से देखा जाता है, जिसकी वजह से बोन्स आपस में ट्विस्ट हो जाएं या फिर टूट जाएं। किसी स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट या फिर कहीं ऊंची जगह से गिरने की वजह से जो है ये कंडीशन देखी जाती है कि यंग एज में बोन्स फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड एज की, उम्र ज्यादा होने की वजह से बोन्स जो है वीक हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज्यादा देखे जाते हैं कि बोन्स जो है ज्यादा उनके चांसेस हैं कि वो टूट जाए। अगर बात करें फ्रैक्चर की तो एक फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म जो है हमारे पास रिडक्शन कहा जाता है। फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक कैसे किया जा सकता है, तो सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो रिडक्शन कहा जाता है, जिसके बाद रिलाइनमेंट की कंडीशन देखी जाती है। अब रिडक्शन जो है वो दो तरह से की जाती है, एक है ओपन रिडक्शन, दूसरी है क्लोज्ड रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। क्लोज रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है कि बोन्स जो कि फ्रैक्चर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, उन बोन्स के दोनों एंड्स को अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस लेके आना और उन्हें ज्वाइन करना, ठीक है, अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में लाकर ज्वाइन करना। और ये काम क्लोज रिडक्शन में एक फिजिशियन अपने हाथ से करता है कि विदाउट सर्जरी वो दोनों बोन्स को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आए और वहां पर लाके ज्वाइन करे। जबकि अगर बात करें ओपन रिडक्शन की, तो ओपन रिडक्शन में थ्रू सर्जरी ऐसा परफॉर्म किया जाता है कि सर्जरी के थ्रू बोन्स को दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेके आए और वहां पर पिन्स या फिर वायर्स के थ्रू दोबारा से अटैच करवा दिया जाए। अब ये रिडक्शन जो है ये फौरी तौर पर की जाती है आफ्टर फ्रैक्चर, बोन्स को जो है दोबारा से उनकी नॉर्मल पोजीशन पर लेके आया जाता है। रिडक्शन के बाद सेकंड स्टेप जो रिलाइनमेंट का आ जाता है कि जब बोन्स को वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ चुके हैं तो किस तरह से उन बोन्स को उसी जगह पर रखा जाए। उसके लिए ट्रैक्शन यानी कास्ट वगैरह यूज की जाती है, प्लास्टर को यूज किया जाता है या डिफरेंट बेल्ट्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि आर्म की बोन्स हैं या लेग की जिस भी जगह की बोन्स हैं उनमें मूवमेंट ना हो, वो मूव ना करें, अपनी जगह पर रहे ताकि उसकी हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। दो बोन्स जो टूट चुकी हैं उन्हें उनकी पुरानी जगह पर ओरिजिनल पोजीशन पर वापस तो लेकर आ गए, लेकिन उनमें अभी हीलिंग का प्रोसेस यानी प्रॉपर्ली वो ज्वाइन नहीं की। उस प्रोसेस के लिए उन्हें उसी जगह पर रखने के लिए बेल्ट्स या फिर प्लास्टर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बॉडी पार्ट्स जब वो मूव ना करें, बोन्स मूव ना करें और उनका हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। हीलिंग टाइम की अगर हम बात करें, हीलिंग टाइम यानी वो वक्त जो कि बोन्स को अपने पहले जैसे स्ट्रक्चर में वापस आने में लगेगा, ज्यादातर 8 से 12 वीक्स तक देखा जाता है। हीलिंग टाइम जो है 8 से 12 वीक्स तक देखा जाता है जब बोन्स वापस अपनी पहले वाले हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये टाइम कम या ज्यादा भी हो सकता है
डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पर। जैसे कि ऐसी बोन्स जिन पर वजन ज्यादा देखा जाता है उन्हें ज्यादा हीलिंग टाइम भी लग सकता है। उसके अलावा एल्डर पीपल की बात करें जिनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन इतनी बेहतर नहीं देखी जाती, इसलिए उनमें भी हीलिंग टाइम ज्यादा लग जाता है। अब अगर हम बात करें रिपेयर प्रोसेस की, तो एक सिंपल फ्रैक्चर जो है वो किस तरह से ठीक होता है, तो 4 फेजेस में या 4 स्टेप्स में इसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। हम बात कर रहे हैं हीलिंग प्रोसेस की। इसका फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो है हीमाटोमा फॉर्मेशन। इसे हीमाटोमा फॉर्मेशन भी कहा जाता है। जैसे ही बोन्स जो है वो टूटती हैं तो ब्लड वेसल्स, क्योंकि बोन्स में से ब्लड वेसल्स भी पास हो रही हैं, तो ब्लड वेसल्स भी बोन्स के साथ जो है उनकी भी ब्रेकडाउन देखी जाती है। ब्लड वेसल्स के टूटने की वजह से, डैमेज होने की वजह से वहां पे जो कंडीशन आ जाती है उसे हेमरेज कहा जाता है। ब्लड वेसल्स का डैमेज होना, जहां पर भी बोन फ्रैक्चर होगी, इस कंडीशन को हेमरेज कहा जाता है। यानी ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है उनके डैमेज होने की वजह से। उसकी वजह से हेमाटोमा फॉर्मेशन देखी जाती है। हेमाटोमा बेसिकली एक ब्लड क्लॉट को कहा जाता है। जब बोन फ्रैक्चर होगी, ब्लड वेसल्स भी डैमेज होगी, ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा। ब्लड बाहर आने से ब्लड जो है उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉट सा बन जाएगा फ्रैक्चर साइट पर, जहां पर भी बोन फ्रैक्चर हुई है वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड के क्लॉट होने की वजह से जो इर्द गिर्द के टिश्यूज हैं, जब उन्हें फूड की सप्लाई नहीं आएगी, इर्द गिर्द जो टिश्यूज हैं जब उन्हें फूड की सप्लाई नहीं आएगी तो उसकी वजह से वो टिश्यूज में स्वेलिंग हो जाएगी और पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इर्द गिर्द के टिश्यूज जो हैं जब उनमें फूड की सप्लाई नहीं देखी जाएगी, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो इर्द गिर्द के टिश्यू स्वेल हो जाएंगे और उनमें पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप हमारे पास आ जाता है कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन की बात करें तो कैलस बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक स्ट्रक्चर है, यानी ऐसे सेल्स जिनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इनका फंक्शन क्या है। तो जहां पर भी फ्रैक्चर होता है वहां पे 3 से 4 वीक्स के अंदर अंदर सॉफ्ट कैलस जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हेमाटोमा की जगह पे कैपिलरीज जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि हेमाटोमा एक ब्लड का क्लॉट था, उसमें ब्लड कैपिलरीज जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं ताकि जो डेड सेल्स थे उन्हें वहां से रिमूव किया जा सके, क्योंकि ब्लड क्लॉट डेड सेल्स से मिलकर बना है, तो डेड सेल्स को वहां से रिमूव किया जा सके। उसके बाद फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो फ्रैक्चर साइट पर आना शुरू हो जाते हैं। फिब्रोब्लास्ट बेसिकली ऐसे सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं जिनका काम कोलाजन और दूसरी फाइबर्स प्रोड्यूस करना है जो बोन के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल है, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स को कहा जाता है जो बोन्स का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब ये दो सेल्स जो हैं फ्रैक्चर साइट पर आके बोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस फॉर्मेशन यानी ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट यानी मेच्योर बोन सेल्स जो है वहां पे फ्रैक्चर साइट पर आते हैं, वो ज्यादा मल्टीप्लाई करके अपना नंबर जो है इंक्रीज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनाते हैं ताकि जो सॉफ्ट कैलस था उसे बोनी कैलस में कन्वर्ट किया जा सके। जो
पहले सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर बना था उसे हार्ड सेल्स में, बोनी सेल्स में कन्वर्ट किया जा सके। और बोन फॉर्मेशन के लिए मोस्टली इंजरी से 3 से 4 वीक्स के अंदर अंदर बोन की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और इसे कंप्लीट होने में और एक कंप्लीट बोन का स्ट्रक्चर बनाने में 2 से 3 मंथ्स जो है वो लग जाते हैं। यानी सॉफ्ट बोन की फॉर्मेशन यानी बोनी कैलस की फॉर्मेशन तक जाने में 3 से 4 वीक्स जो है वहां से स्टार्ट होके 2 से 3 मंथ्स तक टाइम जो है वो देखा जाता है। लास्ट स्टेप जो आ जाता है दैट इज रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग बेसिकली क्या है कि बहुत से मंथ्स के बाद जो बोनी कैलस की फॉर्मेशन हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स को स्टोर करके जो कि उस बोनी कैलस को हार्ड बोन में पहले जैसे बोन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे। वो इतने भी मटेरियल हैं उसकी फॉर्मेशन के बाद जो बोन है वो प्रॉपर अपनी पहली स्ट्रक्चर जैसे ओरिजिनल बोन जैसे जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और जैसा फंक्शन वो पहले बोन परफॉर्म कर रही थी वैसा ही फंक्शन दोबारा परफॉर्म कर सकती है। रीमोल्डिंग क्या है, बहुत मंथ्स के बाद बोनी कैलस जो है उसमें वो सारे का सारा मटेरियल जो उसके लिए बोन के प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है वो सारे का सारा मटेरियल स्टोर करके उसे फाइनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो बिल्कुल पहले बोन जो थी बिफोर फ्रैक्चर वैसी बोन की फॉर्मेशन हो जाती है ताकि वो फिर से वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके जो बोन पहले परफॉर्म करती थी। अब ये कुछ स्टेप्स थे रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन के जो कि आपने पढ़े। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि बोन्स जब फ्रैक्चर होती हैं तो उसकी रिडक्शन की जाती है यानी बोन्स को किस तरह से वापस उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आया जाए। रिडक्शन 2 तरह से देखी जाती है, ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन के लिए फिजिशियन जो है अपने हाथ से ही बोन्स को वापस पहले वाली पोजीशन पर ले आते हैं और उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया जाता है या बेल्ट्स लगा दी जाती हैं ताकि बोन मूव ना करे और उसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। जबकि ओपन रिडक्शन में सर्जरीज के थ्रू जो है बोन्स को वापस उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आया जाता है और वहां पे पिन्स या फिर वायर्स के थ्रू बोन्स को दोबारा से जो है अटैच किया जाता है ताकि उनका हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके और इसके बाद भी प्लास्टर्स या फिर डिफरेंट बेल्ट्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। हीलिंग टाइम जो है वो मोस्टली 8 से 12 वीक देखा जाता है, लेकिन जैसे मैंने बात की कुछ कंडीशंस हैं, एक एज पर भी मैटर करता है। सेकेंड, वो बोन्स जो है कितना वजन बर्दाश्त कर रही हैं इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि उनका हीलिंग टाइम जो है वो क्या होगा। अगर हम बात करें हीलिंग प्रोसेस की तो बोन की जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है उसे 4 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है हेमाटोमा फॉर्मेशन यानी जहां पर भी बोन फ्रैक्चर हो रही है वहां पे ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं। ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से ब्लड क्लॉट जो है वो देखा जाता है, हेमरेज की कंडीशन देखी जाती है। ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो ब्लड जो है वो वेसल्स में से बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो है उसकी फॉर्मेशन देखी जाती है। उस ब्लड क्लॉट को फ्रैक्चर वाली साइड पर जब उसके इर्द गिर्द के टिश्यूज हैं उस क्लॉट की वजह से जब इर्द गिर्द के टिश्यूज को फूड नहीं मिलेगा तो उनमें स्वेलिंग हो जाएगी और स्वेलिंग की वजह से पेन की कंडीशन भी देखी जाती है। सेकेंड है कैलस फॉर्मेशन यानी कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो सॉफ्ट सा कैलस बना देते हैं उस जगह पे जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से कैपिलरीज जो हैं वो हीमाटोमा में मूव करना स्टार्ट करती हैं और डेड सेल्स को वहाँ से रिमूव कर देती हैं। फिर कुछ फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो बोन बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर बारी आती है बोनी कैलस फॉर्मेशन की, यानी वो जो सॉफ्ट कैलस स्ट्रक्चर था उसे हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है और बोन की फॉर्मेशन जो है वो 3 से 4 वीक जो है आफ्टर इंजरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसे कंप्लीट होने में 2 से 3 मंथ्स जो है वो लगते हैं। लास्ट स्टेप आ जाता है रीमोल्डिंग का। रीमोल्डिंग में यानी बोन्स को
कई मंथ्स के बाद जो है दोबारा से पहले जैसी हार्ड बोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो वही फंक्शन परफॉर्म कर सकें जो बिफोर फ्रैक्चर वो बोन परफॉर्म करती थी। इस तरह से रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन का टॉपिक जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।